नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल संडे था और कल करंट अफेयर की क्लास ऑफ थी, तो आज की क्लास में हम 2 दिनों के करंट अफेयर को यानी कि 16 और 17 अप्रैल के करंट अफेयर को हम एक साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, कल चूंकि संडे था तो आप लोगों को काफी टाइम मिला होगा अपनी सारी चीजों को रिवीजन करने में। और मैंने ये भी बोला था कि जिन लोगों ने भी अपनी जो करंट अफेयर की अभी तक की जो लोगों ने नोट्स बनाया है या जिस तरीके से आप लोग जिस तरीके से भी अपनी चीजों को रिवीजन कर रहे हैं वो कल अच्छे से रिवीजन कर लिए। और मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों ने किया भी होगा। और बाकी देखिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की, ठीक है। चलिए आते हैं अपने सेशन पे और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। आइए आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। और सबसे पहला आज का हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो अफ्रीका के 2 देश में जो है अफ्रीकी के 2 देश में वो दौरे पे थे, जिसमें से एक देश में उन्होंने तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। कहाँ पे दोस्तों? ये किया है युगांडा में, ठीक है। युगांडा और मोजाम्बिक के दौरे पे थे, जहां पे उन्होंने कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो बात करें दोस्तों 10 से लेकर के 15 अप्रैल तक, ठीक है। अफ्रीका देश है, अफ्रीकी देश युगांडा और मोजाम्बिक, ठीक है। इन 2 देशों की यात्रा पे थे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। और इस दौरान जब वो युगांडा दौरे पे थे तो इस दौरान उन्होंने युगांडा की ठीक है राजधानी कंपाला में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का क्या किया, इन्होंने शुभारंभ किया। कहाँ की दोस्तों? वाराणसी की तुलसी घाट परियोजना है। उद्देश्य दोस्तों क्या है इसका? वाराणसी घाट नवीकरणीय परियोजना। तो दुनिया के जो सबसे पुराना शहर, देखिए वाराणसी को बहुत सबसे पुराना शहर माना जाता है। अगर आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है और उसमें जो है 6th सेंचुरी बीसी, जिसे हम द्वितीय नगरीकरण, ठीक है, जहां हम बात करते हैं 16 महाजनपदों का काल या फिर महाजनपद काल, उस दौरान भी हमें वाराणसी काशी के बारे में सुनने को मिलता है। तो काशी देखिए दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। और इस शहर यानी कि वाराणसी के जो है सौंदर्यीकरण, सौंदर्य अपील को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये परियोजना शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन युगांडा से किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा। यहाँ पे हम बात करें इसी दौरान युगांडा को देखिए 2022 से 25 की अवधि के लिए, ठीक है, अफ्रीका से, ठीक है, अफ्रीका से गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता करने के लिए भी समर्थन दिया गया है युगांडा को, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या करेंगे? अध्यक्षता करने की। यहाँ पे हम बात करें एस जयशंकर जी जब युगांडा दौरे पे थे तो इन्होंने युगांडा के जो विदेश मंत्री हैं दोस्तों, जिनका नाम है जनरल जे ओडोंगो, उनके साथ भी इन्होंने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता किया। और साथ ही साथ इन्होंने युगांडा में जो भारत के सहयोग से देखिए एक यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है, ठीक है, जिसका नाम देखिए यहाँ पे क्या है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके ट्रांजिट कैंपस का भी शुभारंभ किया गया है, ठीक है, इस दौरान उन्होंने किया विदेश मंत्री जी ने। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के ट्रांजिट कैंपस का शुभारंभ विदेश मंत्री जी ने कहाँ किया है दोस्तों? तो ये युगांडा में किया है। और जैसा कि हमने देखा कि जब इसके बाद वो मोजाम्बिक की यात्रा पे गए दोस्तों, ये भी अफ्रीकी देश है। और मोजाम्बिक की बात करें दोस्तों तो ये भारत के किसी भी विदेश मंत्री के जो है द्वारा पहली यात्रा रही है मोजाम्बिक के लिए, ठीक है। तो ये कोई ऐसे पहले विदेश मंत्री बने हैं जिन्होंने मोजाम्बिक की यात्रा की। चलिए आइए बात करते चुके युगांडा। दोस्तों हम लोगों ने अभी बात किया, युगांडा एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है। और ये देख लीजिए युगांडा का आप मैप देख सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से लैंडलॉक है। इसकी कुछ जो है लेक से यानी कि झीलों से सीमाएं मिलती है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे युगांडा की किन किन देशों से सीमाएं साझा करता है युगांडा। अगर आप ईस्ट की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे केन्या मिलेगा, नॉर्थ की तरफ साउथ सुडान, फिर आप देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों रवांडा, और फिर हम बात करेंगे तंजानिया। इन जो है 5 देशों से युगांडा अपनी सीमा को साझा करता है। इसकी सीमा से लगे हुए कुछ लेक हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सबसे बात करेंगे देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाने वाली झील है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? लेक अल्बर्ट, ठीक है, लेक अल्बर्ट यहीं पे है। लेक जॉर्ज पूरी तरीके से ध्यान रखेगा, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये युगांडा में स्थित है। इसके बाद दूसरी लेक देखिए
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के और युगांडा के बीच में हमें 2 लेक देखने को मिल रही है। एक हमने देखा लेक अल्बर्ट, दूसरा देखिए लेक एडवर्ड भी जो है वही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या है, लेक विक्टोरिया। ठीक है, लेक विक्टोरिया ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 3 देशों से अपनी सीमा को साझा करती है। युगांडा आप देख ही रहे हैं, और यहाँ पे केन्या और तंजानिया से अपनी सीमा को साझा करती है। और युगांडा का जो कैपिटल है दोस्तों कंपाला, वो लेक विक्टोरिया के मुहाने पे ही स्थित है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और भी है, लेक बीसनी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेक क्यूगो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं राजधानी की, युगांडा। दोस्तों कंपाला इसकी जो है कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी की बात किया जाए तो युगांडा शिलिंग जो है वो यहाँ की करेंसी है। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति की बात करें तो युवेरी मुसेवेनी जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और प्रधानमंत्री राबिना नमजा जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। चूंकि दूसरी कंट्री आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है मोजाम्बिक, क्योंकि कारण दोस्तों ये है, मोजाम्बिक की यात्रा पर गए हुए ये पहले विदेश मंत्री थे। दोस्तों आपके सामने ये मोजाम्बिक का फिजिकल मैप, ठीक है, खुला हुआ है। आप यहाँ पे देखिए मोजाम्बिक, देखिए मोजाम्बिक की जो सीमा है, सबसे पहले बात करेंगे तंजानिया। ध्यान रखिएगा इसकी अपनी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है देशों के साथ साथ यहाँ पे इसकी एक अपनी सामुद्रिक सीमा भी है जो कि हिंद महासागर से लग रही है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों मालविया, ठीक है, माफ करिएगा मलावी, फिर जिम्बाब्वे, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से ये सीमा साझा करती है। ध्यान रखिएगा लेक लिम्पोपो, लेक लिम्पोपो की दोस्तों अगर बात किया जाए, जो कि ध्यान रखिएगा मकर रेखा को 2 बार काटती है लेक लिम्पोपो, और ये ध्यान रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ जो है कैप्रिकॉन को 2 बार काटने वाली जो यहाँ पे रिवर है लेक लिम्पोपो, ये भी आपको देखेंगे मोजाम्बिक से होते हुए जाएगी। ठीक है, मोजाम्बिक दोस्तों इसकी जो कैपिटल है वो है मापुटो। ठीक है, मापुटो इसकी कैपिटल है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है मोजाम्बिकन मेरिकल जो है वो यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति देखिए फिलिप न्यूसी जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री कार्लोस अगोस्टिडो, ठीक है, रोसारियो जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पूरी तरीके से देखिए लेक मलावी भी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, जो कि अपनी सीमा मोजाम्बिक से भी शेयर कर रही है, साथ ही साथ तंजानिया से, साथ ही साथ मोलाविया जो है मालवी से अपनी सीमा को ये साझा कर रही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की। देखिए प्रश्नों पे जाए उसके पहले आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के बहुत सारे देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने युगांडा और मोजाम्बिक को देखा, नामीबिया भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से हमें ये देखा कि किस तरीके से वहां से जो हम लोगों ने पुनर्वास कर रहे हैं किसका दोस्तों, चिता का। तो जैसा कि आपको पता है प्रोजेक्ट चिता चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से लाए गए चितों को हम कहाँ कर रहे हैं दोस्तों, रख रहे हैं मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में, जिसमें से एक मादा चीता जिसका नाम शासा था उसका अभी हाल ही में डेथ भी हो गई है। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें बात की है। तो आप लोग के लिए देखिए जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की ये सारी कंट्रीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ देख लीजिए जितने भी लेक हैं उनको देख लीजिए, जितने भी माउंटेन्स है जो वहाँ पे चर्चा में है, रिवर्स है, वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ से प्रश्नों को पूछे जाने की, किसी भी तरह से घुमा के प्रश्न आपसे पूछ देगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि कहाँ स्थित सुहेलवा, ठीक है, जिसे हम सुहेल देव वन्य अभ्यारण्य कहते हैं, वन्य अभ्यारण्य में बाघों की उपस्थिति के बारे में पहली बार फोटोग्राफिक सबूत मिले हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपके लिए ये हो सकता है कि सुहेलवा जो वन्य अभ्यारण्य है, जिसे हम सुहेल देव वन्य अभ्यारण्य कहते हैं, ये किस स्टेट में है, ठीक है, जहां पर पहली बार फोटोग्राफिक सबूत मिले हैं बाघों की उपस्थिति के। देखिए दोस्तों ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, और ये क्वेश्चन आपके लिए ना सिर्फ करंट यूपी स्पेशल भी हो जाता है, तो स्टार्ट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी हाल फिलहाल में जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बाघों की जनगणना की रिपोर्ट जारी किया, उसमें हम लोगों ने देखा कि इस साल भी जो है जैसा कि बाघों की जनगणना में हम लोगों ने देखा कि बाघों की संख्या बढ़ गई है। वहीं देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो सुहेल देव वन्य अभ्यारण्य, वहां एक ऐसा नया क्षेत्र है जहां पर पहली बार जो है बाघों की फोटोग्राफी के साक्ष्य जो है वो दर्ज किए गए हैं। ठीक है, इस बार देखा जाए तो सुहेलवा और सुहागी बरवा वन्य अभ्यारण्य को बाघों का पता लगाने के लिए किससे जोड़ा गया था दोस्तों, ग्रिड से जोड़ा गया था। ठीक है, ग्रिड से जोड़ा गया था।
बात करें दोस्तों सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य की, तो ये उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में जो है स्थित है। 3 जिलों में इसका विस्तार है। कौन कौन से हैं जिले? श्रावस्ती है, बलरामपुर है और गोंडा है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें इस अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य कब घोषित किया गया था दोस्तों? 1988 में। ठीक है, इसकी बात करें दोस्तों तो ये 451 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है ये अभयारण्य, और ये जो है भारत नेपाल की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वहां पर ये स्थित है। और इस अभयारण्य का जो नाम रखा गया था वो राजा सुहेलदेव के नाम पे रखा गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोगों ने देखा किसके बारे में? सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। अब आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित जो वन्यजीव अभयारण्य है वो किन किन जिलों में जो है फैले हुए हैं, कहाँ पे स्थित है, उनका एक छोटा सा क्विक रिवीजन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित जो वन्यजीव अभयारण्य है जिसमें सबसे पहली बात करें दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में फैला हुआ है। वही बात करें कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ये दोस्तों 2 जिलों में मिर्जापुर और सोनभद्र। सोनभद्र ध्यान रखिएगा ये सबसे दक्षिणी सीमा है उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे हम बात करें अगला सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य जो कि महाराजगंज में, और ध्यान रखिएगा महाराजगंज अभी हम लोगों ने चर्चा में भी देखा था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम लोगों ने महाराजगंज के बारे में अभी हाल फिलहाल में क्या पढ़ा था, जो कि वहां पे एक परियोजना चलाई जा रही है जो कि विश्व की पहली होगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला देखिए करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। ध्यान रखिएगा करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी जो है वन्यजीव अभयारण्य है, और ये आपसे एग्जाम में पूछा भी गया था पीसीएस में, जो कि बहराइच जिले में है। अगले की बात करें दोस्तों तो रानी वन्यजीव अभयारण्य। ध्यान रखिएगा जो हमारा 53वां जो बाघ अभयारण्य बनाया गया है, टाइगर रिजर्व बनाया गया है भारत का 53वां, वो है उत्तर प्रदेश का। कौन सा दोस्तों? रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, जो कि बांदा और चित्रकूट में फैला हुआ है। अगला दोस्तों बात करें किशनपुर वन्यजीव विहार की, जो कि लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोगों ने रिवीजन किया, एक क्विक एक तरीके से रिवीजन कह सकते हैं किसका? उत्तर प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभयारण्य की। यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ सेंसस जो कि बाघों से संबंधित रहे हैं, जनगणनाएं जो कि हमें ये दिखाती है कि लगातार जब से प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया 1973 से, उसके बाद लगातार बाघों की जो संख्या है वो हमारे देश में बढ़ी है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों बाघों की संख्या 2296 से बढ़कर के 2226 से बढ़कर के 2 यहाँ पे कितना हो गया 2967 जो है ये बाघों की संख्या हो गई है। तो 6 साल में कितने बाघों, और यहाँ पे देखिए और भी सारी चीजें बताई गई हैं कि यहाँ पे सबसे जो है बाघ बढ़े हैं कहाँ पे, किस राज्य में दोस्तों? तो सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें बिहार में देखने को मिला है 262% लगभग। और सबसे ज्यादा बाघों वाला राज्य दोस्तों कौन है जिसे हम टाइगर स्टेट का दर्जा देते हैं दोस्तों? वो है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कौन सा दोस्तों? ये एक सेंसस बता रहा है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया गया है? तो बताइए कौन सा इसे दर्जा दिया गया? महारत्न का, नवरत्न का, मिनी रत्न का, या फिर मिनी रत्न श्रेणी 1 का? तो देखिए जो भी जब मैं क्वेश्चंस रीड करूं तो कोशिश क्या करिए खुद से आंसर देने का। वीडियो को पॉज करिए, आंसर आ रहा है तो दीजिए आंसर, नहीं भी आ रहा तो भी दीजिए, और अगर गलत होता है तो उसको तुरंत करेक्ट कर लीजिए। जब गलत चीज को आप करेक्ट करते हैं ना तो वो हमेशा आपके माइंड में बैठती है। तो देखिए अभी बात करें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, देखिए ये मिनी रत्न श्रेणी 1 कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आइए बात करेंगे इस कंपनी के बारे में और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से शर्तें होती हैं किसी भी कंपनी को ये जो महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न का दर्जा देने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों अभी हाल ही में देखा जाए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का क्या किया गया है? दर्जा दिया गया है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में जो बताई गई जो जानकारी दी गई है दोस्तों वो ध्यान रखिएगा भारत सरकार का मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जिसके तहत ये जो है कॉर्पोरेशन वर्क करता है, उसी के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। इस निगम की बात करें दोस्तों तो इसे 2011 में स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की
प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है और इसकी स्थापना दोस्तों कब किया गया था? 2011 में किया गया था। ठीक है, अब तक देखा जाए तो इसने कितना जो है अक्षय ऊर्जा परियोजना को क्षमता प्रदान किया है दोस्तों, तो 56 गीगावाट से भी अधिक की परियोजना की क्षमता इसने प्रदान की है इस कॉर्पोरेशन ने। वर्तमान में इसकी जो प्रबंध निदेशक है दोस्तों वो कौन है? ये ध्यान रखिएगा, एमडी जो है वो सुमन शर्मा है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। आइए बात करते हैं दोस्तों कि मिनी रत्न श्रेणी 1 का जो दर्जा दिया जाता है उसके प्रति शर्तें क्या है। देखिए, जिन भी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को जो है ये दर्जा दिया जा रहा है, उनकी जो पिछले 3 वर्ष में देखा जाए रिकॉर्ड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि वो कंपनी लगातार प्रॉफिट में गई हो, स्पेशली 3 साल के अंतराल के अंतर्गत। तो 3 साल तक जो कंपनी प्रॉफिट में गई है उसे, और विगत 3 वर्षों में देखा जाए दोस्तों तो कम से कम 1 वर्ष में, ठीक है, उसने 30 करोड़ या फिर उससे अधिक पूर्व कर का लाभ कमाया हो और उसका जो नेटवर्थ है दोस्तों वो सकारात्मक हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें रही हैं जो कि किसी भी कंपनी को जो दर्जा देना है मिनी रत्न का वो। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि वर्तमान में कितनी कंपनियां हैं जिनको महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। तो कितनी जो है महारत्न कंपनी है वो आप मुझे बताइए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किसके द्वारा एशिया की सबसे लंबी निर्माणाधीन सुरंग जोजिला का निरीक्षण किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक निर्माणाधीन टनल है जोजिला टनल, जिसका अभी निरीक्षण किया गया है, वो किया गया है नितिन गडकरी जी के साथ के द्वारा। ठीक है, तो ये जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी, उन्होंने इस निर्माणाधीन टनल का क्या क्या निरीक्षण किया, उसके कार्य को देखा कि किस तरीके से कार्य कितना प्रगति पे है, उसके बारे में उन्होंने जायजा लिया। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों जो वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं दोस्तों, कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है, इन्होंने देखा जा चुकी ये टनल जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ रही है। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो ये जो है जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा की उपस्थिति में या फिर उन दोनों लोगों ने, ठीक है, लद्दाख के सभी मौसम में संपर्क, ध्यान रखिएगा ये ऑल वेदर टनल है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, बर्फबारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस टनल से जो है यातायात की सुविधा बाधित नहीं होगी। तो ये ऑल वेदर टनल है और इसके जो है ये चूंकि एशिया की सबसे लंबी जो है टनल बनेगी जब ये कार्य हो जाएगा इसका, चूंकि निर्माणाधीन है। तो इस जोजिला टनल का जो है निरीक्षण किया गया। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों? तो नितिन गडकरी जी के साथ और मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जोजिला टनल की दोस्तों बात किया जाए तो ये ध्यान रखिएगा ये एक ऑल वेदर टनल है और चूंकि ये देश का सबसे बड़ा टनल बनने जा रहा है, चूंकि एशिया का ये सबसे बड़ा है तो ऑब्वियस देश का भी होगा। यहाँ पे हम बात करें इस टनल की दोस्तों तो ये ध्यान रखिएगा नेशनल हाईवे जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी संख्या 1 पर ये स्थित है और ये 7.57 मीटर ऊंचाई पे ये स्थित है और ये किस आकार में दोस्तों? तो घोड़े की नाल के आकार में ये है। ठीक है, और इसकी और खासियत देखें तो ये सिंगल ट्यूब और दिशात्मक सुरंग है। ठीक है, और ये किसको किसको जोड़ेगी, किससे किससे कनेक्ट कर रही है? तो ये कश्मीर के गोदरबल और लद्दाख के कारगिल जिले में द्रास शहर के बीच हिमालयन क्षेत्र स्थित जोजिला दर्रे के से होकर ये नीचे से ये गुजरेगी। आइए भारत के कुछ प्रसिद्ध रेलवे सुरंग की भी बात कर लेते हैं जो जहां स्थित है, एक एक करके आप देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अटल टनल की। अटल टनल ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे हम बात करें पीर पंजाल जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे संगलदान की बात करें ये भी जम्मू कश्मीर में है। करबूत की बात किया जाए दोस्तों T35 जिसे हम कहते हैं ये महाराष्ट्र। T6 की बात करें दोस्तों नाथवाड़ी जो कि महाराष्ट्र। ठीक है, टाइप T39 ये भी महाराष्ट्र। ठीक है, बर्देवाड़ी महाराष्ट्र, सारवेड़ महाराष्ट्र, बरमेस ठीक है गोवा और बोरल बिजी जिसे हम T10 कहेंगे टनल 10 ये दोस्तों असम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है टनल है और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं किस स्टेट में है, कहाँ है। तो ये थोड़ा सा एक बार इस चार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा और आजकल देखिए क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाया जा रहा है मैच द फॉलोइंग करके। तो अगर 2-3 आपको ध्यान में रहेंगे तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से क्वेश्चन को जो है हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो यूक्रेन को एक तरीके से सिक्योरिटी असिस्टेंट को तरीके से सिक्योरिटी असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए किस देश ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया दोस्तों? तो ऑब्वियसली कौन होगा दोस्तों? अमेरिका।
ठीक है, अमेरिका ने किया है। तो यहाँ पे हम बात करें जो अमेरिका ने, ध्यान रखिएगा, जैसा कि यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है और रशिया के आक्रमण से बचाने के लिए, ठीक है, या फिर रशिया के खिलाफ खुद को बचाने में मदद करने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को क्या किया है दोस्तों, सैन्य सहायता देने का वादा किया है। और ऐसे ही एक पहल चलाई है यूक्रेन को असिस्ट करने का या फिर सहायता देने के लिए, जिसका नाम दोस्तों क्या है, यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंट इनिशिएटिव। ध्यान रखिएगा ये एक फंडिंग है, ठीक है, फंडिंग प्रोग्राम है, यानी कि एक तरीके से इनको फंड प्रोवाइड किया जाएगा यूक्रेन को। और एक तरीके से उद्देश्य क्या है, तो यूक्रेन की खुद की रक्षा करने में क्षमता को बढ़ाना। किसके खिलाफ दोस्तों, रूस के खिलाफ। तो रूस के खिलाफ अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जो अमेरिका है एक तरीके से फंडिंग करेगा, किसको, यूक्रेन को। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो अभी हाल ही में देखिए कुछ सैन्य सहायता की मंजूरी दी गई, कितने अरब डॉलर की दोस्तों, यूक्रेन के लिए 2.6 अरब डॉलर की। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। और ये उसी का ये हिस्सा है, कौन सा दोस्तों, ये जो यूएन सिक्योरिटी असिस्टेंट इनिशिएटिव है, इसी फंडिंग का हिस्सा है जो कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए क्या किया, मंजूरी दिया है, कितना, 2.6 अरब डॉलर का। ठीक है, यहाँ पे हम इस इनिशिएटिव की बात करें तो ये जो पूरा इनिशिएटिव है ये अमेरिका का जो विभाग है, कौन सा दोस्तों, रक्षा विभाग, ठीक है, पेंटागन में है वहां पे, और ये रक्षा विभाग के द्वारा जो है ये किया जा रहा है, इसका पूरा नेतृत्व। और एक तरीके से इसके माध्यम से, इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो यूक्रेन की सेनाएं हैं, जो यूक्रेन के सशस्त्र बल हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको उपकरण और सलाहकार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इन सब के माध्यम से एक तरीके से यूक्रेन को मजबूत किया जाएगा हर एक स्तर पे, जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सके, किससे, रूस के हमले से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंट इनिशिएटिव जो चलाया गया है वो अमेरिका के द्वारा चलाया गया, जिसका नेतृत्व अमेरिका का रक्षा विभाग कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। निम्न में से पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य, ठीक है, पूर्वोत्तर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य ई खरीद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। करेक्ट आंसर दोस्तों त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा बन गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। त्रिपुरा जो है ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित जो राज्य है, ये ई प्रोक्योरमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में हाल ही में इसने क्या किया है, पुरस्कार इसे प्रदान किया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो मार्च 2023 में भारतीय वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला पर प्रस्तुत किया गया था और ये नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित हुई थी। ठीक है, यहाँ पे बात करें यह पुरस्कार दोस्तों जो कि राज्य के निरंतर जो है प्रयासों का पहचान है और जो ई प्रोक्योरमेंट को बढ़ावा देने के लिए किए गए थे। तो लगातार जो है ई खरीद को बढ़ावा देने के लिए जो त्रिपुरा सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया था, उसी के लिए जो है त्रिपुरा राज्य को क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया है, जिसमें ध्यान रखिएगा जिससे प्रोक्योरमेंट गतिविधियों के निष्पादन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। तो ये राज्य के द्वारा किए गए प्रयासों में जो अच्छा परिणाम मिला उसके लिए राज्य को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, अगला है दोस्तों की किस देश की कंपनी स्पेस पायनियर ने तियांगलोंग 2 रॉकेट को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये स्पेस पायनियर कंपनी है जिसने तियांगलोंग 2 रॉकेट को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये किस देश की कंपनी है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये चीन की कंपनी है। ठीक है, चीन की ये कंपनी है। आइए इसके बारे में देखें तो दोस्तों ये चीनी कंपनी है स्पेस पायनियर और इसने भी हाल ही में ध्यान रखिएगा इनर मंगोलिया में जिक्योन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने तियांग 2 रॉकेट को कक्षा में लॉन्च करके अंतरिक्ष में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर जो है वो हासिल किया है। तो ध्यान रखिएगा तियांग 2 जो है रॉकेट ये चीन के, ठीक है, कंपनी है जिसका नाम है स्पेस पायनियर। ठीक है, उसने किस सैटेलाइट से लॉन्च किया है दोस्तों, जियांगकोंग सैटेलाइट जो कि इनर मंगोलिया में स्थित है, वहां से, ठीक है, इस तियांग 2 रॉकेट को, तियांगलोंग 2 रॉकेट को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा ये ऐसा पहली बार है कि एक चीनी एरोस्पेस फर्म द्वारा एक तरल ईंधन वाले रॉकेट को कक्षा में लॉन्च किया गया और पहली बार एक स्टार्टअप अपने शुरुआती
प्रयास में सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंच गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक स्टार्टअप है और उसके द्वारा जो एक पहला ही प्रयास था, पहले प्रयास में ही अंतरिक्ष में पहुंच गया, ठीक है, अपनी सैटेलाइट को लॉन्च किया, ठीक है। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कोई चीज पहली बार होती है उसमें सफलता मिलती है तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें त्योंग 2 रॉकेट, ठीक है, तियानलोंग 2 रॉकेट, इसे देखिए एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, स्काई ड्रैगन 2 इस नाम से भी जाना जाता है। और ये बीजिंग तियानबिंग टेक्नोलॉजी का लव स्पेस साइंस नामक एक छोटे उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च करने में सक्षम बनाया है, ठीक है। तो इसने एक रॉकेट है, छोटे उपग्रह, इसे पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च करने में ये सफल बना है। तो तियांगलोंग 2 रॉकेट को अन्य नाम से जाना जाता है स्काई ड्रैगन 2, जो कि चीन से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है। हाल ही में किस राज्य की गुफा में मेढक की नई प्रजाति, ठीक है, अमोलॉक्स सीजू की खोज की गई है। अमोलॉक्स सीजू जो कि एक मेढक की नई प्रजाति है, ये खोज की गई है किस राज्य की गुफा में दोस्तों? तो ऑप्शन की बात करें दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। ये भी देखिए अपन लोग दूसरा स्टेट बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी सर्वे किया और इसमें मेघालय की जो देखिए 3 हिल्स है ना, गारो, खासी, जयंतिया, तो इसमें जो गारो हिल्स है, दक्षिणी गारो हिल्स, वहां की गुफा में इसने, ठीक है, एक मेढक की एक नई प्रजाति खोजी है जिसका नाम है अमोलॉक्स सीजू। ध्यान रखिएगा, ये उस गुफा का नाम था अमोलॉक्स सीजू, और उसी गुफा के कारण जो है इस मेढक की नई प्रजाति का नाम भी रख दिया गया है अमोलॉक्स सीजू, ठीक है। इसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी 3 नई प्रजातियां पाई गई हैं। किसकी दोस्तों? कैसफ्रेड फ्रॉग, ठीक है, कैसफ्रेड फ्रॉग की भी 3 नई प्रजातियां पाई गई हैं। कहां पे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में भी। आइए बात कर लेते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई दोस्तों, ये 1 जुलाई को हुई थी, 1916 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कोलकाता में है। ये किस मंत्रालय के तहत दोस्तों कार्य करता है? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यही बात है, इसका उद्देश्य क्या है? तो एक तरीके से पशुओं का वर्गीकरण करना, और ना सिर्फ वर्गीकरण करना बल्कि उनका संरक्षण भी करना। देखिए इसकी जो पहली महिला महानिदेशक बनी है दोस्तों, ये धत्री बनर्जी बनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस देश के परमाणु भौतिकविदों की टीम ने एक नए यूरेनियम समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है? तो एक देखिए नया यूरेनियम समस्थानिक खोजा गया है जिसका नाम है यूरेनियम 241, और ये किस देश के परमाणु भौतिकविदों की टीम के द्वारा खोजा गया है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जापान, ठीक है। तो जापान के ये परमाणु भौतिकविद है और इन्हीं की एक टीम थी जिसने परमाणु संख्या, ध्यान रखिएगा, 92 और द्रव्यमान 241 के साथ पहले अज्ञात यूरेनियम समस्थानिक की खोज की है। और इस नए आइसोटोप का नाम क्या रखा गया दोस्तों? यूरेनियम 241। यूरेनियम 241 इसका नाम रखा गया है। यूरेनियम 241 की खोज के लिए ध्यान रखिएगा, उन्होंने शोधकर्ताओं ने एक आइसोटोप सेपरेशन सिस्टम का उपयोग करके यूरेनियम 238 नाभिक को, ठीक है, प्लेटिनम 198 नाभिक में त्वरित किया है। देखिए साइंस वाइंस जिनकी अच्छी होगी ना वो इसको बड़े अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, क्या है यूरेनियम। लेकिन देखिए डायरेक्ट प्रश्न आना तो इसमें बहुत ज्यादा आपको डिगिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तो नया जो अभी यूरेनियम का नया समस्थानिक जो खोजा गया है उसका नाम यूरेनियम 241 है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जापान के परमाणु भौतिकविदों ने खोज की है, तो डायरेक्ट बस यही प्रश्न आएगा, इसमें बहुत ज्यादा आपको डिगिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें मल्टी न्यूक्लियन ट्रांसफर नामक प्रक्रिया में 2 समस्थानिकों ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आदान प्रदान किया, ठीक है। क्या कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? ठीक है, न्यूक्लियन ट्रांसफर ये प्रक्रिया है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है अलग अलग समस्थानिकों के परमाणु टुकड़े हुए हैं। यूरेनियम की दोस्तों बात किया जाए तो ये जैसा कि एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला एक रासायनिक तत्व है, और इसका प्रतीक देखिए यू होता है, और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 92 है। बात करें दोस्तों कजाकिस्तान की, तो ये यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। कौन दोस्तों? कजाकिस्तान। आप मुझे बताइए सबसे बड़ा भंडार जो यूरेनियम का कहाँ पाया जाता है? ये हमने उत्पादक देश बताया, भंडार के बारे में आप मुझे जानकारी दीजिए। आइए अब आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए मिशन टेम्पो लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा ये मिशन जो है ये एक
वायु प्रदूषण की निगरानी करने वाला ये एक मिशन है जिसको लॉन्च किया गया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा। ठीक है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे हम बात करें इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, स्पेस एक्स जो है फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। कहां से दोस्तों? फ्लोरिडा से। फ्लोरिडा स्टेट है यूएसए का, और वहां से जो है टेम्पो उपकरण प्रक्षेपित किया गया है। टेम्पो का फुल फॉर्म क्या है? ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए इस उपकरण को लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट से, स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से, फ्लोरिडा से। कौन, किसके द्वारा? नासा के द्वारा, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। टेम्पो ध्यान रखिएगा, ये एक ठीक है नासा का ये उपकरण है, और ये क्या करेगा? ये अंतरिक्ष से जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में वायु प्रदूषण का ये पता लगाएगा। ठीक है, और यह वैज्ञानिकों को वायु प्रदूषकों और उसके उत्सर्जन स्रोतों की निगरानी करने की अनुमति भी देगा। तो ना सिर्फ प्रदूषण बल्कि ये भी बताएगा कि भैया ये जो प्रदूषक निकल रहे हैं ना, इनके स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है, जिससे कि उस प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। ये सारी चीजों में ये जो है उपकरण सहायता करेगा इन वैज्ञानिकों की। इस उपकरण की बात किया जाए दोस्तों, तो ये एक ग्रेडिंग स्पेक्ट्रोमीटर है, और ये प्रकाश और पैराबैंगनी तरंग जो है तरंग दैर्ध्य के प्रति क्या है? ये संवेदनशील है। टेम्पो को भूतुल्यकालिक कक्षा में इंटेलसेट, ठीक है, इंटेलसेट संचार उपग्रह के माध्यम से क्या किया गया दोस्तों? प्रक्षेपित किया गया है, और यह वायुमंडलीय प्रदूषण को 4 वर्ग मिली या उसके आसपास के क्षेत्रीय विभेदन को मापने में सक्षम होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये प्रश्न है, और ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको स्टार कर लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सबसे पहला प्रश्न है जो कि यूपी से ही है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। कहाँ किया? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया। मराठा उद्योग स्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? नीलेश शांबर को किया गया। अगला है त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए अप्रेश कुमार। देखिए त्रिपुरा को ई खरीद के लिए पुरस्कार भी दिया गया है, और वहां के उच्च न्यायालय के जो नए न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं अप्रेश कुमार सिंह हैं। हाल ही में 3 दिवसीय वैशाखी महोत्सव का आयोजन हुआ। कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। और विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया 14 अप्रैल को। और आप मुझे बताइए 14 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई जाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो दिन है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं लाइक इस तरह से समझूंगी, अगर आपने मेरे पूछे गए कुछ भी प्रश्नों का एक का भी आंसर किया तो मुझे लगेगा हाँ सच में आपको पसंद आया है। ठीक है, तो आंसर करिए, और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, और ना सिर्फ डाउनलोड करिए दोस्तों बल्कि अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि यही शॉर्ट नोट्स आपको आपके एग्जाम के टाइम रिवीजन में काफी हेल्प करेगी। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।